औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूं के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आज हम 14 अगस्त मना रहे हैं, लेकिन इस 14 अगस्त को मनाने के लिए जो जोश और जो जज्बा और जो वलवला चाहिए, शायद उसमें कहीं 19-20 कमी महसूस होती है। और उसकी बुनियादी वजह हमारी माशी सूरत हाल, हमारी सियासी सूरत हाल है। लेकिन इसके बावजूद जो वतन का हवाला है, क्योंकि किसी ने कहा कि वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म तेरी रूह से इबारत है। तो हम अपनी इस रूह की इबारत के लिए आज भी सीना तान कर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो आने वाला कल है, उसके लिए हमें बहुत कुछ सोचना है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों एक तकरीब में यह वाजे किया कि नौजवान नस्ल मुल्क की तकदीर बदल सकती है। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जहमत दी है एक नौजवान सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आदिल अली को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मंसूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वो अगर नौजवानों की सरपरस्ती के लिए सीनियर्स का हवाला ना हो तो बात अधूरी रहेगी। तो हमने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मुख्तार आकिल साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपसे शुरू करते हैं। आज हम 14 अगस्त मना रहे हैं, खुशी का दिन है और बड़ा एक हवाला है पाकिस्तान का। इस खुशी में कहीं शायद सोने पे सुहागा वो अरशद का गोल्ड मेडल है जो वो ओलंपिक में जीत कर लाया है। इसके अलावा कहीं और को खुशी का अंसर आपको मौजूद नजर आता है? जी मंसूर साहब, अफसोस की बात है कि हम दिन तवज्जो की तरफ, इनेकाद की तरफ बढ़ते रहे और हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई काम नहीं की। आपको मिसाल दो के एक फीस होती है, वो कहती है NUF, नॉन यूटिलाइजेशन फीस। जैसे अगर प्लाट है तो उसके लिए आपको नॉन यूटिलाइजेशन फीस देना होती है। पाकिस्तान में प्लाट की फीस में था, इसे तामीर कर लेता। ये दो हिस्सों में था, मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान। तो 1 यूनिट बना के मगरबी पाकिस्तान की जो स्टेट थी, रियासतें थी, उसमें सवात रियासत थी, भावलपुर थी, कोहपुर थी, चतराल वगैरह, अल्लाह के गलत रियासत थी। इन सारी रियासत को मिलाकर 1 यूनिट बनाया गया और उस 1 यूनिट को मगरबी पाकिस्तान का नाम देता है। दो हिस्सों में तकसीम हो गया पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान। सही। अब ये जो दो हिस्से हो गए, तो इसमें हमें इसे तामील करना चाहिए था। हमने तामील नहीं किया। हमने इसी वजह हमारे यहाँ तकरीब पर ज्यादा लोग रहा। अगर पुलिस निकले तो अपनी गाड़ियां जला दी, अपनी बिल्डिंगें इमारतें जला दी, अपने लोगों के नुकसान पहुंचाया। तो तामील की बजाय हम तकलीफ तरफ जाते रहे तो नतीजा ये हुआ कि आज 76-77 साल के बाद हम सब गली में खड़े हुए हैं कि हमें जाना किस तरह से, हमें सब डायरेक्शन का ही मालूम नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है। सर, ये दानिस्ता हुआ या गैर दानिस्ता तौर पर हम इस तरफ चले गए? मतलब जो हमारी समत खो गई है, तो इसमें कोई दानिस्ता अवामिल है, शाखों पे उंगलियों के कहीं निशान आपको नजर आते हैं? किसी बैरूनी ताकत का हवाला है या हम अपने अंदरूनी खलफिशार का शिकार हुए? पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना बदकिस्मती से सितम एक पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद ही उनको इंतकाल कर। उनकी हर बात में उनका दर्जा रखती थी और सब लोग उसको मानते। उनकी रहत के बाद जो जनरल का ओहदा नाज़िमुद्दीन ने संभाला और फिर उनके बाद जो गुलाम मोहम्मद आ गए गवर्नर जनरल, और नाज़िम अली खान की शहादत के बाद नाज़िमुद्दीन वज़ीर आज़म बने। जी, ये समझते कि पाकिस्तान मोहब्बत करने वाली जो क़यादत थी उनमें लियाकत अली खान और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बाद ये सिलसिला खत्म हो गया। उसके बाद पाकिस्तान 1956 में पहला आइन बनाया, जबकि पहला आइन जो है इंडिया हमसे बहुत पहले 1949 में बना चुका था। यानी उन्होंने 2 साल बाद बना लिया था। जी, हमने 1956 में जाकर आइन बनाया
वो आई भी 2 साल चल सका। 7 साल लगे हमें। जी जी, जब अयूब खान ने 1962 में 1958 में भाषण लगा दिया और उनकी हुकूमत आ गई, उन्होंने 1962 में नया आइन बना दिया। तो हम आइन ही नहीं बना सकते पाकिस्तान के इब्तिदाई दिनों में, इब्तिदाई महीनों वर्षों में हम आइन शादी नहीं करते। उसकी वजह से कौम ने डायरेक्शन गुम कर दी। कौम की डायरेक्शन जो थी वो बाबा कौम जिन्होंने जो सेट की थी उससे हम हट गए। उस्ताद मोहतरम कदर कलामी की माजरत चाहूंगा, लेकिन जो हमें बढ़ाया गया, बताया गया, समझाया गया, उसमें हमें कहीं ये भी बताया गया कि सबसे ज्यादा तरक्की जो पाकिस्तान ने की वो अयूब खान के दौर में की। अयूब खान के दौर में डैम बने, अयूब खान के दौर में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उसके बाद फिर सारी चीजों को ब्रेक लगा। आप इस बात को मानेंगे या डिनाई करेंगे? नहीं, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सनत की तरक्की थी, लेकिन वो सनत की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की नहीं थी, खानदानों की तरक्की। ओके, 22 खानदान उस जमाने में मशहूर हुए। जी जी। 22 जब 1967 में पीपल्स पार्टी बनाई तो उस वक्त उनका टारगेट 22 खानदान थी। इन 22 खानदानों को टारगेट किया गया। आप अंदाजा लगाइए कि अहमद दाऊद जो दाऊद ग्रुप के मालिक थे, ये जेल में बंद कर गए। दुनिया संस्कारों को सहूलतें देती है, फैसिलिटी देती है, लेकिन हमने इनको बंद किया। और इसी तरह कराची के कई संस्कारों को बंद किया। इनमें से एक संस्कार को मलेशिया जाकर वहाँ आबाद हो गए। उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट अपनी मलेशिया में मुंतकिल कर दी। मैं अभी गुज़िश्ता रोज ही एक खबर देख रहा था, मेरी नजर से गुजरी, आपकी बात से मुझे याद आई कि वो आज भी यही रोना रोया जा रहा था कि वो कराची के जो सनतकार हैं वो कह रहे हैं कि कराची की सनतों को वो जो 33 अरब रुपए की सब्सिडी दी जानी थी वो भी नहीं मिली है। यानी कराची से तो बहुत सौतेली माँ वाला सलूक हो रहा है। जी, कराची सनतों का हब था, सनतों का मरकज था। इसको जानबूझकर बर्बाद किया गया। जब संस्थानों को आप नुकसान करेंगे, बंद करेंगे। अहमद दाऊद जेल से जाहिर पाकर बाहर से अमेरिका में जाकर उन्होंने आई के सभी का काम शुरू कर दिया, जो भी कामयाब हो गए। अच्छा, हमारे इंडस्ट्रियल को वो अहमियत को जला नहीं दी गई और वो इन्हेसास आज तक चला आ रहा है। पाकिस्तान एक शरती मुल्क नहीं बन सका। उस वक्त अयूब खान के दौर में आपने वजह फरमाया कि शरती तरक्की बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तान में विश्व के 25 मुल्कों में 21 मुल्कों से आगे था सरकार, 21 मुल्कों से आगे था। यूरोपीय ममालिक थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की किस रफ्तार से जारी थी। लेकिन 1970 के इंतखाबात के बाद दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान थे। शेख मुजीबुर रहमान को 162 में से 160 सीटें मिली और दुश्मनी को की सीट 89 के करीब सीटें थी। कहाँ 160 और कहाँ 89। जब आपने ये लाइन साथी की तो बंगाली ने कहा ठीक है बांग्लादेश बना, उन्होंने बांग्लादेश बना दिया। सर कतई नजर इससे कि उस वक्त हम भुट्टो साहब को एक ब्लेम दें या कुछ करें, मैं इस बात को अगर इस एंगल से देखूं कि पाकिस्तान में जो ये डिवाइड वाली सियासत शुरू हुई, ये सियासतदानों ने शुरू की। जी जी बिल्कुल, सियासतदानों से इब्तिदा हुई इसकी। और अयूब खान के दौर में खामियां थी, उसमें कमजोरियां भी थी, शहरी आजादियां भी थी। लोगों को डीपीआर के तहत बंद किया जाता था, गिरफ्तार किया जाता था, ये सब कुछ था। लेकिन तरक्की करा दी, उसकी तलाश शराब की जरूरत थी। भुट्टो साहब ने आगे सारी सनातन नेशनलाइज कर, वो सनातन नेशनलाइज हुई तो तरक्की का सबूत दिया। और शायद मेरा ख्याल है भुट्टो साहब का ये एक ही फैसला जो है उनके 99 अच्छे फैसलों पर भारी पड़ता है। जी, नेशनलाइजेशन से लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया खननकारी में। और जब आपने बड़े बड़े खननदारों को बंद किया, गिरफ्तार किया, तो वो पाकिस्तान छोड़ कर चले गए। सर नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? ये तो यकीनन एक, अगर हमने अपनी कौम की इस्लाह करनी है तो हमें पिछले हवालों को, माजी को देखना पड़ेगा कि हमने कहां गलतियां की। आगे आने वाले वक्त में आपको कहीं बेहतरी के कुछ हवाले महसूस होते हैं?
कोई रोशनी की कोई किरण नजर आती है, कोई उम्मीद जागती है? जी, मुझे जो इस वक्त हुकूमत है, तो इस लिहाज से इसे एक आइडियल हुकूमत कहा जा सकता है कि इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जी हाँ। इसमें नून लीग मुस्लिम लीग भी शामिल है, इसमें इनकम लीग किसी हद तक शामिल है। मुल्क की जो बड़ी पार्टियां हैं, पार्लियामेंट्री पार्टियां हैं, वो इसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जनरल आसिफ मलिक जिस तरह से मुल्क की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, जी हाँ, कोई शक नहीं है, वो मतलब फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अस्करी क़यादत पूरी तरह हुकूमत के साथ है। ऐसा दौर इससे पहले नहीं आया था। फौजी हुक्मरानों के दौर में भी आया, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ कुछ सदर भी थे, रानी चीफ भी थे। जी हाँ। तो ये पहली दफा ये हुआ है कि अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत आपस में जुड़कर बैठी है। सही। ये अगर चाहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और उस तरह के उन्होंने कोशिश भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त IT के लिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 13 लाख नौजवानों को लैपटॉप और बिल्कुल सही सर। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। आदिल, क्या आप देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और आज हम 14 अगस्त का प्रोग्राम कर रहे हैं, आने वाला कल एक नौजवान, एक जर्नलिस्ट कैसे देख रहा है पाकिस्तान का? सर सबसे पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद, आपको ही मुबारक हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान है तो हम हैं। सबसे पहले पाकिस्तान जो है वो अमली तौर पे भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इस बात में कोई शुबा नहीं है, कोई शक या शायबा नहीं है कि नौजवान ही हर मुल्क की मुस्तकबिल की जमानत होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस मामले पे नारे तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पे इस पे कोई ख़ास इक़दाम नहीं किए जाते। जब आप बात करते हैं कि नौजवानों को एम्पावर करना है, हमें नौजवानों को आगे लाना है, तो फिर आपको अमली तौर पे उसकी कोशिश भी करनी चाहिए, और नौजवानों को सही मायने में उनको फैसिलिटेट करके उनको आगे आ देना चाहिए। हमारे यहाँ हो ही रहा है कि तजुर्बा बेशक बिलाशुबा बहुत मैटर करता है। मेरे सीनियर जो अभी सहाफ़ी साथ हैं, सीनियर सहाफ़त में भी मेरे सीनियर हैं, आप भी मेरे सीनियर हैं, आप सबका तजर्बा, आप सबकी आगाही हमारे लिए बहुत मैटर करती है। लेकिन एक वक्त तक एक इंसान अपनी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर पाता है। सही। जैसे एसिड डेप्रिशिएट होता है, वैसे ही उस तरह से इंसान की अपनी सेहत भी डेप्रिशिएट हो रही होती है, और आपकी एनर्जी और आपकी जो एफर्ट्स होती हैं वो उस तरह से कारआमद नहीं होती। लेकिन हाँ, आपका तजर्बा बहुत कारआमद होता है। मेरे ख्याल से नौजवान के सिवा आपके पास क्या दुनिया में किसी के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि आगे आए और मुल्क को संभाले। लेकिन उसके लिए अमली तौर पे एक्शन जो होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप सिर्फ बातें करते हैं। पाकिस्तान में नौजवानों को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास जो है वो अभी तक हम उस दौर में जी रहे हैं। जैसे कभी तस्करा आया कि नौजवानों में मेरा ख्याल 13 लाख लैपटॉप बांटे हैं। तो ये लैपटॉप बांटने का सिलसिला मेरा ख्याल 2008 से शुरू हुआ, सॉरी 2013 से, बल्कि नहीं है 2008 से ही जब इन्होंने पंजाब में हुकूमत संभाली, तो इन्होंने तो सूबाई हुकूमत सतह पर तो इन्होंने वहीं पे शुरू कर दिया था। आज के दौर में जबकि गैजेट्स का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल डिवाइसेस हैं, टैबलेट्स हैं, तो लैपटॉप को इतनी बड़ी मायने खैज चीज़ रह नहीं गई कि कोई बच्चा उसको अफोर्ड ना कर सके। हमें शऊर ये देना है कि उस लैपटॉप को यूटिलाइज कैसे करना है, उससे सीखना क्या है, उससे पॉजिटिवली फ़ायदा क्या उठाना है। हमें एक सेहत अफजा माहौल फराम करना है, एक इल्म का माहौल बनाना है, सीखने सिखाने के माहौल को फ़रोग देना है कि भाई टेक्नोलॉजी है, आपके पास टूल है। जैसे कि मोबाइल है, मेरा लैपटॉप है, मेरी डिवाइस है, मेरा एक गैजेट है, वो एक टूल है। उस टूल से मुझे करना क्या है, ये बहुत बड़ा एक फुकदान है पाकिस्तान में। एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हमारे पास कंटेंट बनाने के अब लवाजमात पूरे हैं। आपके पास एक नहीं दर्जनों एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, लेकिन आपके पास कंटेंट नहीं है। सही। अब उस पर कोई जो तहकीक और तख्लीक थी, जिसे आप स्टडी सर्कल का नाम दें, या उसे तदरीसी मजलिस का नाम दें, या कोई लाइब्रेरी इन्वायरमेंट दें, या लर्निंग इन्वायरमेंट का नाम दें, या सीखने सिखाने का अमल कहें, उसका फुकदान है। सियासतदान आते हैं, अपने जलसों में बात करते हैं कि नौजवान मेरा मुस्तकबिल है। नौजवान आपका मुस्तकबिल तब तक है जब तक वो आपके जलसों की पहरेदारी कर रहा है, सही। जलसों में क्राउड को मैनेज कर रहा है, नारे लगा रहा है, आपके लिए सिक्योरिटी फराम कर रहा है, तब तक तो नौजवान आपके लिए कारआमद है। लेकिन उसके बाद सियासी तौर पर देखें, इंतजामी तौर पर देखें, ब्यूरोक्रेसी में देखें, हर जगह पर अगर आप देखें तो नौजवानों की जो नुमाइंदगी है, उसका जो रेशो है, आप देखें वो कितने % है। अगर आप ये रेशोज निकालते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में नौजवान का इस्तेसाल किस तरह से हो रहा है वो आपको बड़े वाशगाब तौर पर नजर आ जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इस सारी सूरत हाल से ही निमटना है, इस सारी सूरत हाल से ही निकलना है। एक मुसलसल ये बात कही जा रही है कि मुल्क का जो पढ़ा लिखा तबका है वो मुल्क छोड़कर जा रहा है।
कहाँ कहाँ हमें रोकना है इस सारे मामले को, कहाँ हमें, मतलब सरकार से क्या डिमांड करोगे कि कैसे बेहतरी लाए कि ये सारे मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं? आप आने वाला कल हो, यानी हमारी यूथ अगर पाकिस्तान से जुड़ेगी तो पाकिस्तान आगे मुस्तहकम होगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अब इस वक्त हर दूसरा पाकिस्तानी जो है वो मेरा ख्याल है कि जो बावसाइल है, जिसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है या कोई टेक्निकल डिग्री है किसी बैकग्राउंड से, या उसके या कि उसकी फैमिली में किसी के पास है, चाहे कि उसकी स्पाउस उसकी बीवी के पास है, या हस्बैंड की के बिहाफ पे बीवी ने अप्लाई किया हुआ है, या बीवी के नाम पे हस्बैंड ने अप्लाई किया। तकरीबन सभी ने अपने केसेस जो है वो, हर तीसरा शख्स जो आज आपको पाकिस्तान में मिलता है वो इमिग्रेशन अप्लाई करके बैठा हुआ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने मुल्क में, आज हम चूंकि आज़ादी का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा फुकदान जो आपने पैदा कर दिया है, जो है बहरान है, वो तो आज़ादी का है। आपको नौजवान यहाँ पे सड़कों पे नारे मारता फिरता है कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। ये मीडिया का दौर है, ये डिजिटलाइजेशन का दौर है, इस दौर में कुछ छुप नहीं सकता। ये वो हिडन कॉरिडोर्स नहीं है कि अब आज के दौर में मालूमात जो है वो लोगों से ढकी छुपी रह जाए। तो ये जो आवाम जो आज सड़कों पे आपको दिखाई देती है, जो घरों में बैठी है बिलाशुबा, वो ये जानती है कि आज़ादी हमें मुयस्सर नहीं है, या हमारी जो मुंतखब शुदा हुकूमतें हैं या जो सियासी जमातें हैं उनके पास हकीकी तौर पे हुकूमत करने का अख्तियार कितना होता है। वो जो इनसिक्योरिटी बढ़ रही है नौजवानों में, वो पढ़ा लिखा तबका है। पाकिस्तान में आपने एम्प्लॉयमेंट पे, स्किल्स पे आपने टैक्सेशन इतनी बढ़ा दी है। इस वक्त देखें ना कि सैलरीड क्लास, मतलब ये देखें कि 3 महीने में आपके इम्पोर्टर्स ने, एक्सपोर्टर्स ने इतना टैक्स नहीं दिया जितना मुझ जैसे सफेद पोश लोगों ने टैक्स दिया। अगर ये अगर टैक्स नहीं देंगे तो फिर तो मामलात ही नहीं चलेंगे ना, वो बिल्कुल अलग सिमत में निकल जाएगी। मुख्तार आकिल साहब, आपकी तरफ आऊंगा कि ये जो मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाजरीन हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आए हैं। हमें रफीक शेख साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, उन्होंने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफीक शेख साहब, बात हो रही है पाकिस्तान की। आज 14 अगस्त का हम प्रोग्राम कर रहे हैं और कोशिश ये हमने की है कि जो पाकिस्तान है उसके मुस्तकबिल पर बात की जाए। और आपसे पहले मुख्तार आकिल साहब हमारे साथ लाइन पर थे, उन्होंने कुछ प्रीवियस हवाले बताए कि कहाँ कहाँ हमने गलतियां की। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो गलतियां हो चुकी हैं उनको सामने रखते हुए 77 साल में अब आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए? देखिए, गलतियां तो होती रहती हैं। जी हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुल्कों की तारीख में अगर गलतियां हो तो उसका नतीजा जो निकलता है वो पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम पिछले 70-75 साल से भुगत रहे हैं। सबसे पहले जो मुस्तकबिल के लिए हमें बात करनी है वो ये है कि हम जो सियासतदान खास तौर से मुख्तलिफ पार्टियों के हैं, मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं, मुख्तलिफ सोच है, वो इक़्तिदार की जंग ना लड़े, वो पाकिस्तान की जंग लड़े, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग लड़े। वो अपने मंशूर में, अपने सियासी मंशूर में ये प्रोग्राम दें कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम ये काम करेंगे, हम इतनी एजुकेशन करेंगे, हम हेल्थ पे ये काम करेंगे, हम इन्वायरमेंट पे ये काम करें, ये प्रोग्राम दें। सर, प्रोग्राम पे तो बात ही नहीं हुई है पाकिस्तान में। आप मतलब पिछले 77 साल का एक हिसाब उठा के देखेंगे तो हम बात करते हैं कि वो खा गया, मैं खा गया, ये खा गया, इसको छोड़ दो, इसको बंद कर दो, मतलब इसीलिए तो मैंने कहा ना, हमें ये काम शुरू करना पड़ेगा। ये काम हमें सबसे पहले, ये जब तक हम इस बात पे मुत्तफिक नहीं होंगे तो ये हम दूसरों को गालियां देते रहेंगे, कैसे ये खा लिया उसने, ये खा लिया उसने, ये भाई सबने कर लिया। आप बताएं, आप जब आएंगे तो क्या करेंगे? मतलब कोई मंशूर, कोई प्रोग्राम अवाम में इतना शऊर आ भी गया है और आ रहा है कि जब कोई ऐसी जमात जो कहती है कि मैं आने के बाद ये काम करूंगी जमात, और वो नहीं करती, तो अवाम उसका गिरहवान पकड़ ले। सर, आज देखें ना, अवाम का एतमाद तो खो चुकी हैं सियासी जमातें, अवाम बाहर नहीं निकल रहे हैं इनके लिए कि अब मतलब इस वक्त गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम के पास कोई ऐसी दयानतदार आवाज नहीं है कि वो जिसके पीछे चल पड़े, जैसे जिना के पीछे चल पड़ा था पूरा हिंदुस्तान। भाई यही तो बात मैं यही तो बात कह रहा हूँ, ये बात शुरू करनी पड़ेगी हमें। कैसे करेंगे? रास्ता नहीं है। कैसे करेंगे सर? हाँ,
कैसे करेंगे? ये सियासी जमातों के, क्योंकि काम उन्होंने करना है, मैं या आपके या आवाम का नाम लेकर नहीं कर सकते। सही। जो ये काम कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं, जो सियासत कर रहे हैं, जो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, जो हुकूमत बनाना चाहते हैं, उन्होंने ही करना है। अपना दूसरा एक जो मैंने अक्सर आपके प्रोग्राम में भी मरतबा कहा है और मैं काफी अर्से से बात कर रहा हूँ, देखें हमें मानना पड़ेगा हमारा जो ताकत का चश्मा है वो अब अवाम नहीं है मौजूदा हालात में। सर कभी भी नहीं थे, अस्करी कुव्वत है, उसको हमेशा से काम करना पड़ेगा। वो ये हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम अवाम की बात करते हैं, भाई ये चीजें उस वक्त होती है जब जमहूरियत आपके पास हो, जब जमहूरी अमल आपके अंदर हो। आपके पास जब जमहूरियत ही नहीं है तो आप जमहूरियत की बात कैसे करेंगे? और जमहूरी पार्लियामेंट है, आप जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं पार्लियामेंट में जिसकी हैसियत से उठा के वो अपोजिशन को दबाने के लिए एक आईनी तरमीम लेकर आ जाता है। यही हो रहा है ना हमारे पिछले। अच्छा, सूरत हाल को लिंक करें, अगर हम सूरत हाल को लिंक करें, हम देखें कि श्रीलंका में भी जो है जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अवाम का एतमाद खोया, तलबा निकले और अवाम निकली वहां पे। उसके बाद आप बांग्लादेश में देखें, वहां भी सियासी जमातों ने एतमाद खोया, अवाम निकली और तलबा ने उसको लीड किया। आपने पाकिस्तान में तो ये कल्चर डेवलप ही नहीं होने दिया, आपने तो तलबा तंजीमों पर ही पाबंदी लगाई हुई है। सुनो, पाकिस्तान में भी ये हो चुका है। 68 के अंदर कोई सियासी जमात मैदान में नहीं निकली थी, तलबा निकले थे। 77 में भी कोई सियासी जमात मैदान में नहीं निकली थी। सर 77 में तो 9 सियासी जमात, वो तो उनका इत्तेहाद था, कौमी इत्तेहाद। बात सुनो भाई, वो तो इलेक्शन का इत्तेहाद था ना जी। इलेक्शन के बाद जो मूवमेंट चली है उस वक्त सियासी जमातें नहीं थी। अच्छा। सियासी जमातें तो इत्तेहाद था उनका। जब मूवमेंट बहुत आगे बढ़ी तो भुट्टो साहब ने उन्हें बुला लिया, उन्हीं सियासी जमातों को, क्योंकि वो तो उन्हीं का हिस्सा होते हैं ना सियासी जमातें एक दूसरे का। सही है। तो वो टेबल पे बैठ गए, बातचीत हुई, वो भी नाकाम हो गई, माशाल्लाह लग गया। तो ये तो होता है। और फिर वो मार्शल्लाह के दौर में ही तलबा यूनियन पर पाबंदी लगाई गई, आपने सियासी कल्चर डेवलप होने से रोक लिया। वो तो हमारा ये सबसे बड़ा अलमिया तो यही है, सबसे बड़ा अलमिया तो यही है। इसीलिए मैं बार बार एक लफ्ज कहता हूँ कि हमें करना काम यहीं से, शुरुआत यहीं से करनी है, बाहर से कोई नहीं आएगा। बिल्कुल सही। मेरे साथ नौजवान जर्नलिस्ट बैठे हैं, आदिल, ये जो बात की रफीक शेख साहब ने, जब आप एक कदगन लगा देते हैं तलबा तंजीमों की सरगर्मियों पर, उसके बाद फिर वो दूसरे मराए, अब जिस दौर में आप और मैं हैं, ये एक ऐसा एरा है कि जिसमें आपने डिजिटल ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। सोशल मीडिया पे एक खबर जो जाती है वो बम हो जाती है। मतलब कोई अच्छी मिसाल तो नहीं है तो बुरी मिसाल अभी जो कुछ इंग्लैंड में हुआ, तो वो सोशल मीडिया के जरिए ही गलत खबर को पिच किया गया और उसके बाद वहां फसादात हुए। ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, एक मॉब अंदर ही अंदर कुछ लावा पक रहा है, वो खुदा ना खास्ता बाहर निकल सकता है। इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज करने के लिए कोई प्लान आप समझते हो कि हुकूमत को दिया जा सकता है कि ऐसे कर लें तो अब बेहतरी आएगी? मंसूर भाई, प्लान बिल्कुल दिया जा सकता है ना। हर हुकूमत को कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि वो मिस कर रही होती है। देखिए, नौजवान एक हकीकत है और डिजिटलाइजेशन भी एक हकीकत है। हम बदकिस्मती से बतौर मुआशरा हम आज भी इज्तमाही तौर पे नहीं सोचते, हम इनफरादी तौर पे सोचते हैं। आपने हवाला दिया अभी इंग्लैंड का, बरतानिया का, तो वह किसी की एक हरकत, शरारत या उसके किसी की कोई फैलाई हुई गलत फहमी एक बहुत बड़े इंतशार के नतीजे में जाके वो ख़त्म हुई, इख्तिताम पजीर हुई और हालात अभी तक भी कशीदा है वहाँ पे। हुकूमत को संजीदगी से, मैं दोबारा अपनी बात दोहराऊंगा, हुकूमत को संजीदगी से देखें। जब आपको मुल्क को, कौम को, किसी भी सिस्टम को आगे ले जाना होता है ना, तो जहाँ पे आप अभी मौजूद हैं वहाँ से एक स्टेप आपको आगे जाना पड़ता है। अगर आप समझते हैं कि नौजवान आपका मुस्तकबिल है, कौम आपको आगे लेके जानी है और मुस्तकबिल आपको नौजवान के हाथों बनवाना है, तो फिर आप जहाँ हैं वो मकाम आपको छोड़ के पीछे अपने नौजवान को आने देना पड़ेगा और उनको स्पेस देना पड़ेगा। चाहे वो सियासी मामलात हों, चाहे वो इंतज़ामी मामलात हों, चाहे वो अफसर शाही जो भी हो, आपको एक फ्रेश सोच, नई सोच जो कि नए जदीद दौर के तकाज़ों से आरास्ता है, जिद्दत जानती है, हालात और वाक़यात, और जो क्योंकि देखिए 30 साल पहले, 4 दहाई पहले, 3 दहाई पहले हालात कुछ और थे, मामलात कुछ और थे, इस वक्त कुछ और है और कौम का मिजाज कुछ और चुका है। वो जो मोब आप कह रहे हैं, जो अंदर लावा अंदर पक रहा है, ऐसा नहीं कि लावा जो है वो कोई इज्तमाही तौर पर पक रहा है,
इस वक्त हर बंदा इनफरादी तौर पे ये सोच रहा है किसी तरह से मैं पाकिस्तान जिंदा भाग जाऊं। ओ ये बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि हमने नौजवानों को और इन्वेस्टर्स को, इसके अलावा जो एक स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए पाकिस्तान में सर्वाइवल को इतना मुश्किल बना दिया है कि एक तो अगर हम कारोबार शुरू करने का सोचते हैं तो उसके ऊपर हमें ऐसी क्लॉजेज लगती हैं, अगर कि हम बगैर बताए, बगैर किसी नाम के, बगैर किसी बोर्ड के दुकान सजा लें तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम कौमी धारे में आके कौमी इकोनॉमी में अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कौम के टैक्स पेयर बनना चाहते हैं और कौम में लोगों को नौकरी फराहम करना चाहते हैं, तो जायज़ तरीके से काम करना हमारे लिए इतना मुश्किल बना दिया गया है। ख्वाह वो IT इंडस्ट्री हो, ख्वाह वो एक्सपोर्टर्स हो, इम्पोर्टर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो। सनत तो खैर हमारी अब रही नहीं ना कि हम अब दुनिया को कुछ बना के बेचें, हम तो पूरे इम्पोर्ट पे चल रहे हैं। हम तो थोड़े अरसे बाद अनाज भी शायद हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह रहम करे। तो देखिए, अगर आपको मुल्क आगे लेके जाना है, कौम आपको आगे चाहिए, तो मैं बतौर सहाफ़ी, एक तालिब इल्म, कौम या जो भी सियासी रहनुमा है, सियासी कायदीन, उनसे मैं ये कहूँगा कि देखिए, आप हर जलसे में, हर तकरीर में ये फरमाते हैं कि नौजवान मेरा मुस्तकबिल है। जी जी, तो इन बातों सब बातें यूथ की सब करते हैं जी, इन बातों को वादों और वईदों तक ना रखें, प्रैक्टिकली लोगों को आगे आने दें, नई सोच को आगे आने दें, नए ख्याल को आगे आने दें। क्योंकि देखें, जब तक आप एक माहौल नहीं बनाएंगे, अभी मेरे सीनियर ने बात की कि आपको एक विजन देना होगा। 70 की सियासत अब नहीं हो सकती। अगर पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन बैठ के आज कहेगा ना कि भुट्टो साहब ने ये किया था, वो किया था, नवाज शरीफ के कारकुन कहकर नवाज शरीफ साहब ने एटमी बम बना दिया था, तो भाई एटम बम मेरे पेट का जो खाली जगह है वो नहीं भरता। 73 का आइन मेरे घर में आटा नहीं डाल रहा। ये सियासी हकायक है, चाहे वो किसी भी जमात को। MQ अगर कहती थी कि तुम टीवी बेचो, फ्रिज बेचो, असला खरीदो, तो वो जो कल्चर था भाईगिरी वाला, उसने कौम के ऊपर गद्दारी की मोहर अलग लगा दी और लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को तालीम इदारों से दूर कर दिया। बका का फार्मूला बताओ यार, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया। अब हम पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बढ़कर ना आपकी जात हो सकती है, ना आपकी सियासत हो सकती है, ना आपकी जमहूरियत हो सकती है, ना आपकी सियासी जमात हो सकती है, ना आपका कोई लीडर हो सकता है। बका का फार्मूला यही है कि आपको ये सारे कल्चर को छोड़ना पड़ेगा, हिस्ट्री को छोड़ के मौजूदा वक्त में जीना पड़ेगा, हालात के तकाजे को जिद्दत के साथ। जो वो लोग जो आज की सोच को जानते हैं उनको आगे लाना पड़ेगा, उनको एम्पावर करना पड़ेगा, उनको कोई विजन दे, कोई प्रोग्राम दे, और यूथ को आप कह रहे हैं कि आगे लाएं। और बिल्कुल उनके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाएं, आसान कर्जे बनाएं, कुछ सनत उनको बनाने में उनको हेल्प आउट करें, उनको कोई टैक्सेशन में नरमी दें ताकि लोग कारोबार को फरोग दें। अपनी जमीन सबको प्यारी होती है। बिल्कुल ठीक है। मुख्तार अकील साहब, चंद मिनट रह गए मेरे पास, बका का फार्मूला बताइए ताकि हम प्रोग्राम। अच्छा, मुख्तार अकील साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद नहीं, सॉरी, रफीक शेख साहब मौजूद हैं। रफीक शेख साहब, क्या बका का फार्मूला है? भाई, ये मैं इनकी बात से बड़ा मुत्तफिक हूँ कि जिन्होंने जो नौजवानों की बात की कि आगे लाए ने, यही बका है पाकिस्तान की। सही। जो हमारी मौजूदा नस्ल है, जो मेश्योर हो चुकी है जैसे पहले वाली, ये कुछ नहीं करेगी, ना इन्होंने कुछ किया है। तो ये जो नौजवानों पर हम उम्मीद ये बातें करते हैं, लेकिन हकीकत भी यही है। सही है। यही मुस्तकबिल है और यही मुस्तकबिल को संवारेंगे। 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए लेकिन बात वही है कि उसके लिए आपको शुरू ही करना पड़ेगा यहीं से, जहां हम खड़े हैं, बिल्कुल वहीं से। सियासी जमातों को, अपने नौजवानों को, और नौजवानों को भी ये सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा कि वो अपनी सियासी जमातों पर प्रेशर डालें। बिल्कुल सही। प्रेशर ग्रुप अंदर से बनाएं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और नौजवान अपनी सियासी जमातों पर यह प्रेशर डालें कि पाकिस्तान के लिए सोचें, इनफरादी सोच खत्म करें, बैठकर मीसाके अवाम करें, मीसाके मईशत करें, मीसाके सियासत करें, मीसाके जमहूरियत करें, मीसाके पाकिस्तान करें, मीसाके मुस्तकबिल करें। जी, मीसाके मुस्तकबिल करें। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। नाज़रीन किराम, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन आज की इस गुफ्तगू से हमने ये अख्ज़ किया कि हर फर्द को अपना हिस्सा डालना है बकाए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। मैं हमेशा अपनी बात का इख्तिताम इस बात से करता हूं कि आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। लेकिन आज अल्लाह हाफिज के साथ मैं ये नारा जरूर लगाना चाहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।